हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। चलो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ स्ट्रेटजीज अपना अच्छे से कंप्लीट हो गया। ठीक है, 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं बायोलॉजी की, ये 5वां चैप्टर चल रहा है और ये इजी चैप्टर रहेगा ना, काफ़ी इजी चैप्टर है। 2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं और ये इजी चैप्टर है। इसमें 4 लेक्चर लगाऊंगा, 4 लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में अपन एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि 2 लेक्चर्स का होगा, और एक पार्ट पढ़ेंगे अपन प्लांट ब्रीडिंग, वो भी 2 लेक्चर्स का होगा। तो पूरे को अपन 4 लेक्चर के अंदर इसको खत्म करने वाले हैं। अब कुछ को ये मतलब देखा है कि कमेंट में करते हैं कि भाई सर ये चैप्टर तो भैया ये चैप्टर तो हो गया, डिलीट हो गया है, सिलेबस में है नहीं। तो उनको यही बोलना चाहूंगा कि ये जो डिलीट हुआ है वो आपकी एनसीईआरटी जो नई आई है उससे डिलीट हुआ है, नीट के सिलेबस से डिलीट नहीं हुआ है। अगर आप 12वीं क्लास के लिए देख रहे हो वीडियो तो आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, लेकिन आप नीट के लिए देख रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नीट के सिलेबस में अभी ये चैप्टर बना हुआ है। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब 8 नंबर का सवाल है। आपको अगर इजीली वो 8 नंबर छोड़ने हैं तो आप चैप्टर को स्किप करो, अगर आपको वो 8 नंबर चाहिए तो देखो। ठीक है, तो 360 में 360 नंबर चाहिए फिर तो देखना पड़ेगा जी। ठीक है, चलो आ जाओ। स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन अ फूड प्रोडक्शन। ओहो, लाइन बन गई। देखो, अब जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है मैं एक बात बोलता हूं कि नोट्स आपको साथ साथ बनाने हैं, साथ साथ बनाओगे फायदे में रहोगे। बाकी चैप्टर खत्म होते ही मैं भेज दूंगा। ठीक है, अब आपको लगता है यार, मेरे कमेंट देखिए, आपको लगता है कि यार मैं एक लेक्चर हुआ उसके बाद आप नोट्स भेजो, फिर कोई मतलब नहीं यार। एक पेज के नोट्स क्या करोगे, अलग अलग वो पड़े रहेंगे। इससे बड़े चैप्टर खत्म हो उसके बाद में नोट्स जो एक साथ में पूरा चैप्टर आपको एक पीडीएफ के अंदर मिल जाए, वरना एक पेज के नोट्स क्या करोगे उनका, फिर वो ढूंढते रहोगे पहले लेक्चर की पीडीएफ का है, दूसरे की का है। ये सारा चैप्टर एक साथ में मिल जाएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ साथ में नोट्स बनाओगे ज़्यादा मजा आएगा। जो होमवर्क दिया जा रहा है क्लास के अंदर वो होमवर्क करना है, ठीक है, वो आप थोड़ा सा सीरियस लेना। बाकी नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इसके बाद अपन कौन सा करेंगे उसकी बात कर लेता हूँ। माइक्रोब्स वाला चैप्टर करेंगे इसके बाद में ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उसके बाद में बायोटेक पर चलेंगे, फिर अपना इवोल्यूशन और ये जेनेटिक्स वगैरह कर लेंगे। उसके बाद अपन करेंगे जो इकोलॉजी है वो कंप्लीट करेंगे और फिर खत्म अब 12th की बायो। उसके बाद 11th क्लास। ठीक है, तो बढ़िया पेस चल रही है। बायोलॉजी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री की बीच क्लासेस जो इरेगुलर रही, इस वजह से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पीछे रहे हैं अपन। ठीक है, लेकिन उसकी पेस सही कर देंगे। बाकी अब बात करते हैं फिजिक्स की, है ना, जो आप बार बार करते हो, कमेंट भी करते हो ना कि फिजिक्स स्टार्ट नहीं हो रही, फिजिक्स स्टार्ट नहीं हो रही। देखो, फिजिक्स के अंदर दिक्कत ये है कि जो आपको मैम पढ़ा रहे थे उनकी है तबीयत खराब। ठीक है, गर्मी का सीजन चल रहा है, तबीयत होगी उनकी खराब। ठीक है, तो अभी टाइम लगेगा मेरे हिसाब से, जो मैंने उनको देखा है मुझे पता है टाइम लगेगा उनको रिकवर करने में। तो इसलिए फिजिक्स 2 दिन का समय, ठीक है, कल या फिर परसों से आपकी फिजिक्स एक नए चैप्टर के साथ में जो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा रहे थे शायद उससे भी स्टार्ट हो जाए, या फिर नया चैप्टर रहेगा और अच्छे से समझाया जाएगा। कौन पढ़ाएगा लेक्चर में पता लग जाएगा कौन पढ़ाएगा। ठीक है, तो ये मेरी प्रोमिस है कि आपको समझाया बढ़िया जाएगा। ठीक है, तो वो टेंशन मत लेना, बाकी करवा देंगे, है ना। सारे डाउट्स क्लियर? ठीक है, अब एक बात और बोल दूं, टेलीग्राम पर जो है आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कभी भी आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो। जब भी आपका, अभी ये मत सोचा करो कि आपने मैसेज किया रिप्लाई नहीं आया, हाथों हाथ रिप्लाई नहीं आया तो फिर तो यार ये तो एटीट्यूड दिखा रहा है, मैं रिप्लाई नहीं करता। बाबू, ये जो आप लेक्चर देख रहे हो आपको ही लगता है 1 घंटे का लेक्चर है, लेकिन इसके पीछे जो है काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में, इस लेक्चर को बनाने में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये आपने 1 घंटा देखा, मतलब 1 घंटे की तो बात है ना, 1 घंटे में क्या, इसको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में इसको इस फॉर्म में, ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा हुआ, इसको इस फॉर्म में उतारना पड़ता है, उसके बाद में आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सारी इसमें सारी प्रोसेस लगती है, बड़ी प्रोसेस लगती है, तो इसलिए टाइम इतना नहीं मिल पाता। इस वजह से आपकी रिप्लाई जो है वो आपको जैसे आपका मैसेज किया उसी टाइम पर रिप्लाई नहीं हो पाता, इसलिए आपके जो डाउट्स हैं रिप्लाई मैसेज कर दिया करो। जैसे टाइम मिलेगा मैं सबके रिप्लाई कर दूंगा। पर्सनल मैसेज कर सकते हो, लेकिन यार कॉल मत किया करो, है ना। बहुत सारे जो है वो कॉल बार बार कॉल करने लग जाते हैं। उससे क्या है, जब मेरी रिकॉर्डिंग चल रही होती है उसके बाद में वो जैसे कॉल आएगा वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। प्रॉब्लम ये है। ठीक है, अब मेरे को चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, 10 मिनट की क्लास रिकॉर्ड हुई, उसके बाद बीच में कॉल आ गया, मैं 40 मिनट तक बोलता रहा, 40-50 मिनट तक मैं बोलता रहा। उसके बाद में मैंने देखा क्लास तो 10 मिनट की रिकॉर्ड हुई है, अब क्या करें, वापस वो 40-50 मिनट बोलो। ठीक है, इसलिए कॉल मत किया करो बीच में। जैसे आप कॉल करते हो तो फिर वो यार दिक्कत होती है ना,
सब कॉल करोगे तो फिर किस किस के कॉल उठाऊंगा मैं, ठीक है, अटेंड ही नहीं कर पाऊंगा। तो स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन क्या है चैप्टर के अंदर, बहुत इजी चैप्टर है यार, बहुत इजी चैप्टर, मतलब ये समझ लो कि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो वो आपको नंबर पड़े मिल रहे हैं आपको ना, कुछ नहीं, दिमाग बिल्कुल लगाना ही नहीं है इसके अंदर, तो बहुत ईजी है। क्या है देखो, क्या अपन को फूड प्रोडक्शन जो है ना, फूड प्रोडक्शन जो है वो अपन को बढ़ाना है, सीधी सी बात क्या है, अपन को फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है, और उसके लिए अपन कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो यूज करेंगे, अलग अलग स्ट्रेटजीज जो है वो अपन यूज करेंगे कि भाई फूड प्रोडक्शन अपन कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, सिंपल है। अब देखो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर के अंदर, क्या पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, सबको पता आपको पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो फूड की डिमांड भी इंक्रीज होगी, सीधी सी बात है। अब मान लो कोई घर में 5 लोग रहते हैं, 5 मेंबर हैं घर में, ठीक है, वो खाते हैं 15 रोटी खाते हैं, 5 जने और 15 रोटी खाते हैं सारे मिला के। अब मान लो उनमें से 2 लड़के थे, बड़े लड़के थे, और दोनों की शादी कर दी, 2 नई बहू आ गई घर में, ठीक है, कितने लोग हो गए, अब 7 लोग हो गए जी। 5 थे पहले, उनमें अब 2 लड़के बड़े थे, शादी वाली उम्र थी, शादी कर दी, 2 बहू आ गई, नहीं तो कितने हो गए, 7 लोग हो गए। अब 15 रोटी से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा जी। डिमांड बढ़ गई फूड की, बिल्कुल बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड भी बढ़ गई, ठीक है, तो डिमांड बढ़ गई तो क्या बनानी, रोटी ज्यादा बनानी पड़ेगी, रोटी ज्यादा बनानी पड़ेगी, ठीक है। इनकम वही है ना, पहले जितने लोग थे उतनी ही इनकम है, अभी भी कोई इनकम थोड़ी ना बढ़ी है, इनकम नहीं बढ़ी है, ठीक है, इनकम नहीं बढ़ी, उनका जो रेवेन्यू था वो तो उतना ही रहेगा ना, उतना ही रहेगा। अब आप बोलोगे कि हाँ वो जो बहुएं हैं वो कमा भी तो सकते हैं ना, अपनी मान के चलते हैं वो नहीं कमाती हैं, ठीक है, और अपने पास में क्या है, जो इनकम है वो उतनी ही है, तो उतनी ही इनकम के अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, ऐसा तरीका देखना पड़ेगा कि जो खाना, जो सारी जो चीजें हैं वो मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि 2 इंसान नए आए हैं तो उससे क्या सारा जो घर की जो अर्थव्यवस्था वो खराब हो जाए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो देखो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो फूड प्रोडक्शन भी अपन को इंक्रीज करना पड़ेगा। भाई पॉपुलेशन 2 नए इंसान आ गए तो भाई रोटियां ही बढ़ानी पड़ेंगी अपन को, तो फूड प्रोडक्शन अपन को इंक्रीज करना पड़ेगा। ऐसे अपन पूरे देश में ले सकते हैं ना कि देश के अंदर क्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो अपन को क्या है, फूड प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। अब अपने पास में पूरे देश के अंदर भाई लिमिटेड एरिया जिस पर खेती होती है, लिमिटेड एरिया है जिस पर खेती हो रही है, और जो खेती में बचा हुआ उसमें भी प्लाट काटने लग गए ना, प्लॉट काटने लग गए लोग, ठीक है, नई नई कॉलेजेस बनने लगी, खेतों के अंदर बनती है आजकल कॉलेजेस, है ना, तो वो क्या है, एग्रीकल्चरल जो लैंड है वही जा रही है, वहां पर खराब हो रही है ना, बिल्डिंग्स बन रही है नई नई, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, रोड बन रही है वो खेतों के बीच से बन रही है, तो वो खेत खराब हो रहे हैं, उससे क्या है और भी कम हो रहा है, जो एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो और भी कम हो रही है, पहले से कम है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उतनी लैंड थोड़ी ना बढ़ रही है, पॉपुलेशन ही बढ़ रही है, एरिया थोड़ी ना बढ़ रहा है, एरिया तो उतना ही है, उसमें से भी अपन क्या कर रहे हैं, कहीं से रोड निकाल दी, कहीं से ट्रेन की पटरी निकाल दी, तो क्या खेतों की जो एरिया है ना वही कम हो रहा है, जहां पर पहले खेती होती थी वही एरिया कम हो गया। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा कि भाई जो अपने पास में लैंड है, अपने पास में एग्रीकल्चर जो लैंड है उसी के अंदर अपन क्या कर लें, उसी के अंदर अपन क्या कर लें, ऐसा तरीका लेके आए कि भाई अपना फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। मान लो कि किसी के पास में बीघा के अंदर ले ले 5 बीघा खेत है, ठीक है, बीघा समझते हो, 5 बीघा खेत है, 5 बीघा खेत है, उसमें कितनी होती है, 10 बोरी होती है, 10 बोरी मतलब 10 क्विंटल होता है, ठीक है, 10 क्विंटल होता है उसमें अनाज होता है, ठीक। अब अपन कुछ ऐसा काम करें, भाई पॉपुलेशन बढ़े, 10 क्विंटल से काम नहीं चलेगा, तो अपन क्या करें कि ऐसी टेक्निक लेके आए, ऐसी वैरायटी लेके आए उस अनाज की, गेहूं की ऐसी वैरायटी लेके आए, मान लो गेहूं बो रहे हैं अपन, तो गेहूं की ऐसी वैरायटी लें जो क्या है, जिसकी प्रोडक्शन बढ़िया हो जाए यार, है ना, उस 5 बीघा के अंदर ही क्या है वो 15 क्विंटल अपन को मिल जाए, पहले 10 क्विंटल हो रहा था 15 क्विंटल हो जाएगा, तो उससे क्या बढ़ जाएगा फूड प्रोडक्शन। तो अपन अलग अलग ऐसे तरीके देखेंगे जिनसे अपन फूड प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो देखो फूड का जो सोर्स है ना, फूड का जो सोर्स है वो 2 चीजों से मिलता है अपन को, एक तो प्लांट बेस्ड होता है, एक तो प्लांट बेस्ड होता है, जैसे आपका अनाज हो गया, सारा चीज होता है ना, आटा वगैरह सारा कहां से मिलता है, प्लांट से मिलता है, आपकी दाल वगैरह सारी प्लांट बेस्ड है, ठीक है। तो प्लांट की बात करेंगे अपन प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, इसी चैप्टर का पार्ट है प्लांट ब्रीडिंग, उसके अंदर बात करेंगे कि भाई प्लांट से अपन कैसे कैसे फूड प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। एक है भाई एनिमल हस्बेंड्री, इसके अंदर क्या आ गया, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए, मीट आ गया। देखो मीट भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन है, बहुत सारे लोगों के लिए मीट भी क्या है, एक फूड सोर्स है ना, हाँ, तो फूड मतलब मीट को फूड सोर्स यूज करते हैं, तो इसलिए मीट का प्रोडक्शन भी कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो है आपके दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, ठीक है, ये जो घी हो गया, मक्खन हो गया, ये सारी चीजें भी लोग काम में लेते हैं, ठीक है, फूड एज ए फूड यूज करते हैं, तो इनका प्रोडक्शन भी अपन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ा सकते हैं भाई, एनिमल हस्बेंड्री जो पार्ट है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके हैं कैसे अपन इनका प्रोडक्शन जो बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं पहले एनिमल हस्बेंड्री, जो गांव से है वो चैप्टर से बहुत बढ़िया रेड कर पाएंगे, और जो गांव से नहीं है, जिनके पास गाय भैंस जो भी है
जो भी पशु है, कुत्ते बिल्ली की बात नहीं करेंगे, उनको अपन पशु के अंदर नहीं गिनेंगे कि भाई हमारे तो कुत्ता है बिल्ली है ना जी, वो दूध नहीं देते, उनकी बात नहीं करेंगे अपन। गाय भैंस इनकी बात करेंगे ना, जिनके हैं वो इससे चैप्टर से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, बाकी अच्छे से सब कुछ समझा देंगे। चलो आगे चलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे। क्या है एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल का हस्बैंड, देखो हस्बैंड का मतलब क्या है? हस्बैंड का मतलब देखो अपन अच्छे दिमाग से सोचे ना कि वो मतलब ऐसा कि केयर करना किसी चीज को, हस्बैंड का मतलब है केयर करना किसी भी चीज को ना। तो यहाँ पे हस्बैंड्री, एनिमल हस्बैंड्री मतलब एनिमल्स के अपन क्या करेंगे, केयर करेंगे, उनको मतलब उनकी ध्यान रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। तो बोला कि हम तो कुत्ता पाल रखा है, उसका भी ध्यान रखते हैं, निकाल ले दूध कुत्ते का, ठीक है। तो मतलब जस्ट ए फन वे, ठीक है, अदरवाइज नहीं लेना इस चीज को, ठीक है। बहुत बुरा लगता है कुत्ते को, जो कुत्ता रखते हैं ना उनको, उनके कुत्ते के बारे में जो भी बोलते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। ऐसे बिल्ली के बारे में, बिल्ली भी रखते हैं ना, तो बिल्ली के बारे में, उनकी बिल्ली के बारे में, उनके मतलब बिल्ली का नाम होता है ना, कुत्ता का भी उनको नाम निकाल के रखते हैं वो। अब उसके नाम से अगर नहीं बुला रहे, कुत्ता बोल दे तो भी उनको बुरा लग जाता है। तो इसलिए मैं बुरा मत लगाना, माफी चाहूंगा, मेरी शब्द इधर उधर है तो, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लिव स्टॉक, ठीक है। लिव स्टॉक क्या है अभी उसकी बात करेंगे। लिव स्टॉक मतलब ऐसा है कि पशुधन, ठीक है। सब यार आप यहाँ आसपास की हो, ठीक है, सब जानते हो, ऐसा तो है नहीं कोई भाई दुबई से आया है, ठीक है। पशुधन मतलब जो पशु है, ठीक है, उसकी क्या करेंगे अपन, ब्रीडिंग करवाएंगे, ठीक है, और उनको फिर क्या है पालेंगे पोसेंगे, ठीक है, वो काम सारा करेंगे किसके अंदर, एनिमल हस्बेंड्री। हस्बेंड्री का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि किसी की केयर करना, किसी का देखभाल करना, वो सारी हस्बेंड्री होती है। तो यहाँ पर एनिमल्स का करेंगे। एनिमल्स कौन से, जिनसे अपन को फायदा मिले, मीट मिल जाए, जिनसे अंडे मिल जाए, जिनसे दूध दही ये मिल जाए, वो सारे एनिमल्स। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। क्या है, एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, ध्यान से सुनना। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं और रेजिंग करते हैं, मतलब उनके देखभाल करते हैं, किसका, लिव स्टॉक का। लिव स्टॉक क्या है, पशुधन, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री साइंस भी है और आर्ट भी है, इसके अंदर साइंस भी इन्वॉल्व है, ठीक है। साइंस कैसे इन्वॉल्व है आगे बात करेंगे, पूरी साइंस है, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जरूर है, फार्मर्स जरूर करते हैं इस चीज को, लेकिन इसमें विज्ञान जितनी है उतनी इसमें कला भी है, इसमें आर्ट भी है और साइंस, दोनों का मिक्सचर है जी एनिमल हस्बेंड्री। ये वाइटल स्किल है फॉर फार्मर्स, फार्मर्स के लिए ये क्या है, वाइटल स्किल है, ठीक है। मतलब उनके पास में ये बढ़िया स्किल है जो आपकी एनिमल हस्बेंड्री है, ज्यादा फार्मर्स ही करते हैं। और जो करते हैं एनिमल, जो ये डेयरी फार्म मैनेजमेंट करते हैं, उनको किसान ही बोला जाता है, फार्मर ही बोला जाता है, ठीक है। लिव स्टॉक की बात करें, देखो लिव स्टॉक अभी मैंने आपको बताया कि लिव स्टॉक क्या था, पशुधन। तो इसके अंदर कौन कराता है भाई, बफेलो आ गई आपकी, काउज आ गई, पिग्स आ गए, हॉर्सेस आ गए, केटल आ गई, शिप आ गई, कैमल्स, गोट एक्सेट्रा, ठीक है। देखो गाय भैंस बकरी भेड़ ऊंट, ठीक है। कुत्ते बिल्ली की बात नहीं हो रही है, सुअर की बात हो रही है यहाँ पर। देखो सुअर को गिना जाता है इसमें, सुअर का मीट लोग खाते हैं, ठीक है। हॉर्सेस हो गए, घोड़े हो गए ना, घोड़ों की, और कौन होगी, बस हो गए ना, ये तो हो गए लिव स्टॉक। नॉर्मल अपन यही देखते हैं ना, नॉर्मल अपन यही देखते हैं भाई, पशु के नाम पर अपन क्या देखते हैं, जब जैसे पशु का नाम आया तो आप क्या देखते हो, क्या सोचते हो, दिमाग में क्या पिक्चर बनती है, सबसे पहले गाय की पिक्चर बनती है, थोड़ा और सोचोगे भैंस की बन गई, थोड़ा सोचोगे बकरी की, थोड़ा और दिमाग पर जोर डालोगे तो भेड़ की बन जाएगी, थोड़ा और दिमाग पर जोर डालोगे तो क्या बन जाएगी, ऊंट की भी आ जाएगी, है ना, ऊंट की भी आ जाएगी। उसके बाद थोड़ा और तो घोड़े की भी आ जाएगी, ठीक है। सुअर की नहीं आती है ना, सुअर की नहीं आती है, लेकिन सुअर जी इसमें इंक्लूडेड है, पिग्स जो है उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। अपन इसको अपन एक्सटेंडेड रूप से सोचते हैं, ये तो अपने दिमाग में आती है, पहली जो पिक्चर आती है वही यही आती है ना। जैसे आपको बोले कि कुत्ते का नाम रखना है तो सोचे पहले दिमाग में क्या आता है कि टॉमी रख देते हैं, ठीक है, दिमाग में सबसे पहले यही आया। लेकिन फिर अपन और थोड़ा दिमाग पर जोर डाल के सोचते हैं तो फिर और भी नए नए नाम निकल कर आते हैं, ये रख लेते हैं, वो रख लेते हैं, ठीक है, जो भी अलग अलग नाम रख सकते हैं ना। तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्या टॉमी आता है ना, तो सबसे पहले दिमाग में अपन क्या आता है वो बात है, फिर अपन दिमाग में थोड़ा जोर डालेंगे तो और भी इनमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपको बोला कि लिव स्टॉक क्या होता है तो आप जल्दी से बोलोगे भाई गाय भैंस बकरी, ठीक है, बोल दोगे जल्दी से। लेकिन आप फिर बोला कि हाँ और सोच सोच के बताओ, और सोच सोच के बताओ, तो एक्सटेंडेड रूप में आप किसको सोच सकते हो इसके अंदर, लिव स्टॉक के अंदर। तो इट ऑल्सो इंक्लूड पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। पोल्ट्री फार्मिंग जो बर्ड्स की फार्मिंग है, जो कि बच्चे से मतलब अपन गाय भैंस को रखते हैं उसको क्या बोल दिया, डेयरी फार्म बोल दिया। वैसे ही अपन क्या है मुर्गी को रखते हैं, ठीक है, आपके जो बतख को रखते हैं, ठीक है, इनकी भी क्या की जाती है, फार्मिंग की जाती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। आपने ये देखा सुना होगा, मुर्गी फार्म तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, मुर्गी फार्म तो आपने सुना ही होगा। फिशरीज मछली पालन, मछली पालन मतलब फिशेस की रेनिंग करना, फिशेस को पालना, ठीक है, वो अलग अलग पर्पज है, किसके लिए पालते हैं वो आगे चलते हैं ना। फिशेस को पालना, ठीक है, वो भी किसके अंदर आता है, इसके अंदर लिव स्टॉक के अंदर ये भी आ जाते हैं। तो नॉर्मल आपको बोले कि लिव स्टॉक क्या होता है तो इनका नाम बता देना। अब आपको बोले ये लिव स्टॉक एक्सटेंडेड रूप में आपको पूछे तो उसमें पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज भी आ जाती है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ी इंडिया चाइना की बात कर लेते हैं।
अब आपको पता, आपको नाम बोले कि भाई पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां है, आपको ये बोले, आपको बोले कि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां है, तो आपके दिमाग में दो ही देश आते हैं। कौन से? एक चाइना आता है और एक इंडिया आता है। अब आपको ये पूछूं कि भाई सबसे ज्यादा ये लिव स्टॉक जो है ना, पशुधन जो है, लिव स्टॉक जो है, इसकी पॉपुलेशन कहां पर है? इंसानों की पॉपुलेशन तो आपने बता दी कि इंडिया और चाइना के अंदर है, लेकिन आपको पूछे कि पशुधन जो है, लिव स्टॉक जो है, इसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां है? तो यहां पर भी जैसे इंसान इन दोनों देश के आगे हैं, वैसे ही जो पशु हैं वो भी इन्हीं दोनों देश के आगे हैं पॉपुलेशन के मामले में। इनकी ज्यादा, भाई इंडिया और चाइना के अंदर पशु जो है वो भर भर के हैं, लिव स्टॉक जो है इसकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है भाई? 70% है जी, 70%। मतलब पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर 100 मतलब गाय भैंस है, ठीक है, 100 मतलब स्टॉक है गाय भैंस, उसके अंदर ऊंट भी आ गए ना, अलग सारे आ गए जो मैंने आपको बताया। अगर वो 100 है ना पूरे विश्व के अंदर, तो 70 तो सिर्फ ये दो देश के हैं। अब कितने देश हैं पूरे विश्व के अंदर? तो बहुत सारे देश हैं, उनमें से सबके बचाएंगे 100 हैं, और उनमें से 70 किसके हैं? इनके हैं, बाकी तो 30-30 लेके बैठे हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया ये तो बहुत अच्छी बात होगी, अपने पास में इतना सारा पशुधन है, इतना सारा लिव स्टॉक है, तो अपने पास में क्या है, प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होगा, तो अपन तो बहुत अच्छे हैं इसमें, इस मामले में तो अपन बहुत ज्यादा आगे हैं। तो मैंने कहा कि अपने पास में पॉपुलेशन ही है, आगे नहीं है। फिर भी अपन इंडिया और चाइना के पास में सिर्फ पॉपुलेशन है, आगे फिर भी नहीं है। क्यों नहीं आगे? क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़िया नहीं है, प्रोडक्टिविटी बढ़िया नहीं है। ये जो इंडिया और चाइना के पास में जो पॉपुलेशन लेके बैठे हैं 70%, इनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है? 25% ही है। मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी लिव स्टॉक है उसकी पॉपुलेशन का 70% हिस्सा ये दो देश लेके बैठे हैं, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है? सिर्फ 25%। पॉपुलेशन कितनी लेके बैठे? 70% पॉपुलेशन अपने पास में लेके बैठे हैं, और पूरे विश्व के अंदर जितनी प्रोडक्शन होती है उसका सिर्फ 25% हिस्सा कौन देते हैं? ये 70% देते हैं। तो फिर क्या प्रोडक्टिविटी है? कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं है, कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं है। जनसंख्या को देखते हुए, पॉपुलेशन को देखते हुए कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं है। बहुत सही बात है, सही बात है। इनके अंदर क्या गुण है जी? इनके अंदर क्या गुण है? ये बढ़िया, देखो अपनी जो देसी गाय होती है ना, जो देसी गाय होती है उसके देखो दिखने में वो बहुत सुंदर होती है। देसी गाय जो है वो दिखने में बहुत सुंदर होती है, देखने के मतलब जो जैसे अपन फोटो में देखते हैं ना, जो सफेद सफेद आपको गाय दिखती है, और क्या दिख यार, क्या मस्त गाय है, ठीक है, जिसका मतलब देखते हैं, और थन से क्या बछड़ा दूध पी रहा है, और मतलब फोटो दिखाते हैं ना आपको, जो पोस्टर मतलब वैसी दिखती है, बढ़िया दिखती है ना देसी गाय। लेकिन दिक्कत कहां है उस देसी गाय के अंदर? बीमार भी कम होती है, वो दिखने में बढ़िया सुंदर, सारे काम बढ़िया, लेकिन वो दूध नहीं देती, बहुत कम दूध देती है। इसीलिए देसी गाय अब मिलना उतना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ठीक है। देसी गाय किसी को मतलब कोई चाहिए कि मेरे को सिर्फ देसी गाय चाहिए, बहुत मतलब ये होता है ना कि हाँ मुझे तो सिर्फ देसी, चाहे दूध कम दे दे, चाहे 1 किलो दूध दे दे, लेकिन मुझे देसी गाय का ही दूध पीना है। तो उनको फिर ढूंढने में दिक्कत आती है ना, इतनी आसानी से अब मिलती भी नहीं देसी गाय, क्योंकि दूध देती नहीं, तो लोगों ने उसको मतलब ऐसा इतना पालने का, देखो बिना, ये जो अपन डेयरी फार्म पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? एज ए बिजनेस है। क्या है? बिजनेस है। तो देखो फार्मर जो है वो बेचारा बिना दूध के कितना डालेगा, उसको चारा कितना डालेगा। अब कोई बड़े बड़े कोठी बंगले में बैठ के बोल सकता है कि हाँ रखनी, क्यों गाय भैंस को पाल नहीं सकते क्या? बिना स्वार्थ के पाल नहीं सकते क्या? कोठी बंगले वाला कमेंट कर देगा। लेकिन फार्मर की सोचो ना, अगर बिना कोई उसके कोई मजा नहीं आ रहा ना, अगर वो दूध नहीं दे रही, जितना उसको डाला जा रहा है चारा वो बराबर खा रही है, लेकिन जितना वो दूध ही नहीं दे रही, फिर तो उसको चारा तो बेचारे घर से लग रहा है ना। तो इतना पैसा नहीं है ना, कोठी बंगले वाले कुछ करते नहीं है, बस वो कमेंट करते हैं। तो वो तो बेचारा कर रहा है ना, वो तो काम कर रहा है, तो उसके भी तो उसको प्रॉफिट तो मिलना चाहिए। प्रॉफिट नहीं आ रहा तो फिर वो क्यों रखेगा, उस चीज को क्यों रखेगा? तो इसलिए वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की जो गाय है, राठी गाय है, अलग अलग टाइप की जर्सी गाय, ये मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, नस्लें बताऊंगा। तो वो अलग अलग टाइप की गाय लेके आते हैं, उनको फिर पालते हैं ना। होती गाय है वो, लेकिन वो देसी गाय नहीं होती है ना, उनकी सुंदरता भी इतनी अच्छी नहीं होती। जो हाइब्रिड जो गाय होती है ना, हाइब्रिड जो होती है, जो विदेशी नस्ल वाली जो गाय होती है, इनकी सुंदरता इतनी अच्छी नहीं होती, बस इनका दूध का जो प्रोडक्शन है वो काफी बढ़िया होता है। इनका दूध बढ़िया देती है, लेकिन सुंदरता के मामले में बढ़िया नहीं, देखने में मजा नहीं आता इनको। बाकी जो देसी गाय है वो देखने में काफी अपीलिंग लगती है ना। चलो अब बात करें डेयरी फार्म मैनेजमेंट की। डेयरी फार्म करते कैसे हैं उसकी सारी की बात करेंगे, क्यों करते हैं पहले तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। कोई मजा नहीं आ रहा, देखो डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंदर पैसा लगता है। एक गाय को मेंटेन करना बहुत बड़ा खर्चीला प्रोसेस है, बहुत पैसा लगता है उसके अंदर। अब जो बाहर जो लोग बैठे हैं जिनके पास में नहीं है ना, एक्चुअली वो नहीं समझते कि कितना पैसा लगता है इसमें, लेकिन ये काफी खर्चीली प्रोसेस है, और इसको मेंटेन करना मतलब कि फॉर्च्यूनर मेंटेन कर रहे हैं ऐसा काम है इसका ना। गाय भैंस को मेंटेन करना काफी मुश्किल काम है, ठीक है।
तो सबसे पहले डेयरी फार्म मैनेजमेंट देखो एज ए बिजनेस के रूप में लेना है। डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या है? बिजनेस है एक, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले तो क्यों कर रहे हैं बिजनेस, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते तो पहले पर्पस क्लियर होना चाहिए ना कि बिजनेस कर क्यों रहे हैं। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट जो है वो अपन कर क्यों रहे हैं? तो सबसे पहला फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, कि भाई अपन को दूध मिलेगा और क्या मिलेंगे? दूध से बने प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, फिर अपन उनको मार्केट के अंदर बेचेंगे और अपने पास में पैसा आएगा, और उस पैसे से क्या अपन क्या है, इसको चारा भी खिला सकते हैं, इसका घर भी बना सकते हैं, इसको सारी चीजें सुख सुविधा दे सकते हैं। सुख सुविधा की बात अपन आगे करेंगे, है ना। लेकिन अपना मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव क्या है भाई? अपना पशु भी पल रहा है, पशु भी अपने पास पल गया और साथ में क्या मिल गया अपन को? दूध मिलेगा, उस दूध से बने प्रोडक्ट्स अपन बना लेंगे, फिर उनको मार्केट में बेच देंगे। अब देखो मिल्क जो है वो आप सब जानते हो, दूध। अब दूध से बने प्रोडक्ट कौन कौन से हो गए? ये आपका पनीर हो गया, ठीक है, पनीर सब जानते हो। घी हो गया, ठीक है। बटर हो गया। अब बटर और घी में क्या फर्क होता है जी? हमने तो सुना कि बटर और घी एक, ना जी एक नहीं होता। बटर और घी जो है वो दोनों अलग अलग होते हैं। बटर जब दूध है, दूध निकाला और उसके बाद में उसको दूध में क्या कर दिया अपन ने? जमा दिया दूध को, ठीक है। फिर दही बनता है दूध से, दही बनेगा, उस पर क्या आता है? मलाई आती है ना, उस मलाई को क्या बोलते हैं? बटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बटर बोलते हैं। अब उस मलाई, उस जो दही है ना, उसको अपन क्या डाला? एक बड़ा सा बर्तन होता है, बड़ा सा बर्तन, आजकल तो मशीन से करते हैं, बड़ा सा बर्तन हो गया, उसके अंदर दही को डाला, उसके बाद में उस मशीन को लगाया उसके ऊपर, और वो गोल गोल घूमती है मशीन, गोल गोल घूमती है, और स्विच ओपन ऑन किया, वो गोल गोल घूमेगी, गोल गोल घूमेगी, और फिर क्या होगा? काफी देर टाइम तक घूमती रहेगी, और फिर क्या होगा? जो घी है वो ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या रह जाएगी? उसमें छाछ रह जाएगी। फिर उसको क्या मैनुअली क्या करते हैं अपन? हाथ से घी को निकाल लेते हैं अलग, और छाछ अलग रह जाती है। सिंपल, ठीक है। पहले अपने वो अगर पुरानी फिल्में देखी होंगी, आज भी जो मुंबई वाले बैठ के जो फिल्में बनाते हैं, जो गांव पे बेस्ड होती हैं, वो गांव में नहीं आते आजकल। गांव में से उनको पता नहीं कि टेक्नोलॉजी आ चुकी है, गांव काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, वो गांव में नहीं आती, वो खाली वहाँ पर बैठ के वहीं पर सेट लगाते हैं अपना, और फिर वहीं पर गाँव का सीन जो है वो शूट करते हैं। तो वो क्या है? गांव का आज भी वही सीन दिखा रहे हैं। पहले जो सीन चलता था वही आज सीन दिखा रहे हैं कि भाई एक गांव में दिखा रहे हैं, तो मतलब झोपड़ियां होंगी, ठीक है, और फिर लोग ऐसे ही घूम रहे होंगे, कोई उनके पास में साधन नहीं, ये ऐसा ही सीन दिखाते हैं, ऐसा ही सीन दिखाते हैं। लेकिन गांव बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। गांव का रियल सीन देखना आपको सिनेमा के अंदर, तो एक वेब सीरीज आई थी पंचायत नाम की, ठीक है, काफ़ी सही वेब सीरीज है। उसके अंदर वो रियल शूटिंग करी है, गांव के अंदर ही शूटिंग किया, एमपी के अंदर ही शूटिंग हुई है, तो वो गांव के अंदर जाके शूटिंग किया है। लेकिन ये जो फिल्म वाले हैं वो वहीं पर अपने सेट लगा लेते हैं मुंबई के अंदर ही गाँव का, और वहीं पर बना लेते हैं, तो वो अलग सा दिखाते हैं। लेकिन रियल जो है वो उसमें दिखाई गई है। तो गांव जो है वो काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, लोगों के पास में पैसे आ गए हैं, लोगों के पास में मशीनें हैं, ठीक है, वो पुराने जैसे सिस्टम नहीं रहता है ना, तो ऐसा दूध ही ऐसे निकाला जाता है इसका, ठीक है। तो बटर और घी जो है पहली बात तो अलग अलग होता है, बटर और घी अलग अलग होता है, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। फिर क्या मिलता है अपने को? बटर मिल्क मिलता है। बटर मिल्क क्या बवाल है? छाछ, ठीक है, छाछ अपन को मिलती है, ठीक है। छाछ का भी मार्केट खुल गया जी। पहले तो देखो छाछ का इतना क्रेज नहीं था, अब लेकिन छाछ का क्रेज बन गया है। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमूल हो गई, सरस हो गई, ये क्या है? छाछ की मार्केटिंग करती है, वो छाछ को बेचती हैं, बिकती भी है छाछ, ठीक है। चलो, कर्ड हो गया, शहरों के अंदर बिकते, गाँव के अंदर फ्री में ही ऐसे प्यार मोहब्बत में दे देते हैं छाछ, है ना। कर्ड, दही, ठीक है। और एक है योगर्ट। कर्ड और योगर्ट में क्या फर्क है जी? दोनों ही दही होते हैं, दोनों ही दही होते हैं, लेकिन दोनों फर्क होता है। कर्ड वो होता है जो अपन घर में बनाया है ना, घर में बनाया है कि भाई अपने दूध लिया, उसके अंदर उसको दूध को जमाया, उसके बाद में दही बन जाएगा, ठीक है, वो क्या बनता है? कर्ड बनता है। योगर्ट क्या होता है? योगर्ट अपन घर में नहीं बना सकते, ये फर्मेंटेशन से बनता है। योगर्ट कैसे बनता है? फर्मेंटेशन से बनता है। तो योगर्ट और कर्ड में डिफरेंस होता है, ठीक है। कर्ड अपने घर में बनाते हैं, वो दही वो हो गया, और योगर्ट जो है वो अपन घर में नहीं बना सकते, वो फर्मेंटेशन से बनता है। चलो, ये बातें होगी। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट मिलेंगे तब अपन ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो बिजनेस का फंडा क्लियर हो गया भाई, डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्यों करेंगे? क्योंकि अपन को दूध मिलेगा, दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स बना लेंगे अपन दूध से, तो फिर अपन उनको बेचेंगे तो पैसा आएगा, इसीलिए अपन क्या बना रहे हैं? डेयरी फार्म मैनेजमेंट कर रहे हैं। पहली बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि डेयरी फार्म मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है। अलग अलग अपन गाय भैंस लेके आएंगे, वो बहुत ज्यादा पैसा लगता है उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद में उसको मेंटेन करना, उनके लिए घर बनाना बहुत मतलब खर्चीला प्रोसेस है। तो सबसे पहले अपने क्लियर होगा भाई क्यों कर रहे हैं, काम क्यों कर रहे हैं, इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं अपना इतना पैसा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि भाई फॉर हाई प्रोडक्टिविटी, अब आप इतना भाई पैसा लगा रहे हो तो प्रोडक्टिविटी दूध आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप इतना पैसा लगा रहे हो फिर आपको दूध ही थोड़ा सा मिले, ऐसा भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि दूध से तो पैसे आएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए भाई, हाई प्रोडक्टिविटी चाहिए, दूध बहुत ज्यादा होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये बैठ गई, ठीक है। और क्या हुआ? हाई क्वालिटी ऑफ मिल्क। मिल्क जो आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि मिल्क बहुत ज्यादा रहेगा उसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है। मिल्क ज्यादा से ज्यादा चाहिए आपको, दूध ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और उसकी क्वालिटी भी है क्या, ज्यादा से ज्यादा आपको होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा बढ़िया पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अपन को चाहिए।
तो फॉर हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई मिल्क क्वालिटी, ठीक है, हाई क्वालिटी ऑफ मिल्क के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऐसी ब्रीड सिलेक्ट करेंगे, ऐसी एक वैरायटी सिलेक्ट करेंगे, नस्ल सिलेक्ट करेंगे, किसकी, जो भी अपन गाय भैंस जो भी अपन रखने वाले हैं उसके अपन एक वैरायटी सिलेक्ट करेंगे। भाई अपने जो एरिया है, अपना जो एरिया है उसके अंदर कौन सी तो यहां पर सर्वाइव कर सकती है, ठीक है, पहले तो वो देखेंगे कि कौन सी जो ब्रीड है वो यहां पर सर्वाइव कर सकती है, जिसका दूध की क्वालिटी बढ़िया हो, जो बीमार ज्यादा ना होती हो, ठीक है, और जो दूध ज्यादा देती हो, ऐसी अपन एक ब्रीड जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ऐसी एक नस्ल जो है अपन सिलेक्ट करेंगे। अपन ने पता लगाया कि भाई हाँ अपन घूमेंगे, भाई अपन बिजनेस जब स्टार्ट करें तो अपन अलग अलग जगह जाकर देखेंगे, उससे पूछताछ करेंगे भाई कौन सी जो ब्रीड है वो हमारे एरिया के अंदर सुटेबल रहेगी, और किसका जो दूध की जो क्वालिटी बढ़िया, अलग अलग दूध चेक अपन चेक करेंगे, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़िया होनी चाहिए कि दूध ज्यादा भी देती हो। फिर अपन डिसाइड करेंगे कि हाँ यार ये मेरे को ब्रीड समझ में आ रही है, इसकी अपने एरिया के अंदर सुटेबल रहेगी, अपने बिजनेस के लिए सुटेबल रहेगी, तो अपन क्या है वो ब्रीड जो फिर खरीद के लेके आएंगे। प्राइस बहुत ज्यादा होती है इन गाय भैंस की, ठीक है, खास करके भैंस की प्राइस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। फिर अपन खरीद के लेके आएंगे, फिर अपन ऐसा नहीं एक ही लेके आएंगे, ठीक है, बहुत सारी लेके आएंगे ना, मतलब 5-10 तो लेके आएंगे, डेयरी फार्म मैनेजमेंट करें तो 5-10 लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, प्रॉपर केयर करेंगे। अब ले आए, लाने से नहीं होगा, वो लाने से ही नहीं होगा कि भाई भैंस खरीद लाए अब तो दूध दे ही देगी, अपने आप ही दे देगी, है ना, दूध देगी ना, उसको कोई खाना डालना है, कुछ नहीं करना, बस अपने आप दूध देती रहेगी, ऐसा नहीं होता ना, उसकी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है, प्रॉपर केयर करनी पड़ती है, उसको पानी टाइम से देना पड़ेगा आपको, ठीक है, प्रॉपर पानी का भी एक आपको करना पड़ेगा कि हाँ ये स्थान पानी का है भाई, ठीक है, और खाना आपको टाइम पर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हाँ भाई सुबह दे दिया था शाम को नहीं देंगे, शाम को नहीं देंगे, ऐसा नहीं चलता। टाइम टू टाइम आपको खाना देना पड़ेगा, कितना आपको खाना देना है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कैसा आपको खाना देना है, कौन से टाइम पर कैसा खाना देना है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या है आपकी जो गाय भैंस है उसकी दूध की जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है वो बेटर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉपर केयर करनी है, ठीक है, प्रॉपर केयर और कैसे कर सकते हैं अपन, आपको घर बनाना पड़ेगा, किसके लिए, बोला हमारा तो घर है, आपका घर नहीं, जो आप गाय भैंस लेके आए उनका भी घर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखो भाई गाय भैंस का घर होता है, जो जिनके पास में है ये गाय भैंस रखते हैं उनको पता है कि घर होता है, उनका प्रॉपर घर होता है जिसके अंदर बढ़िया ऊपर छतवत होती है, जिससे क्या है धूप आए बारिश आए तो उससे बचे रहें। लाइट बीच में चली गई, उस वजह से फ्लोर थोड़ा सा खराब हो चुका है। बस यार गाँव का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि लाइट कभी भी गायब हो जाती है ना, तो इस चक्कर में मेरे लेक्चर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। चलो कोई नहीं, ये भी होगा कभी सोल्व, ठीक है। तो अपने क्या कर लिया था, प्रॉपर केयर, घर बनाने की बात चल रही थी भाई, छत ढक दी अपन ने, साइड में भी आप लगा दो क्या, ताकि दीवार भी करनी पड़ेगी, ताकि जब ठंडी हवाएं चले, लू चले तो दिक्कत ना हो पशु को। तो प्रॉपर केयर करनी है, सीधी सी बात है। फिर क्या, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फोडर। फोडर क्या होता है, चारा, ठीक है, जो चारा आप खिला रहे हो ना पशु को, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्वालिटी भाई बढ़िया क्वालिटी का आपको खिलाना पड़ेगा, अगर बढ़िया क्वालिटी का नहीं खिलाओगे तो वो दूध बढ़िया नहीं देगी, ठीक है। क्वांटिटी का भी आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा थोड़ा खिला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खिलाओगे तो भी मजे वाली बात नहीं है, ठीक है, कमजोर हो जाएगा पशु। अगर आप उसको ज्यादा खिलाओगे तो भी उसको नुकसान होगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटी और क्वांटिटी जो है फोडर की, चारे की जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो कितनी रखनी है, कब उसको पानी पिलाना है, कब क्या काम करना, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, साफ सफाई का और हाइजीन का आपको ध्यान रखना है। भाई कैसे ध्यान रखोगे, जो आपका उनका घर बना रखा आपने जो भी, उसके अंदर साफ सफाई रखनी है आपको, प्रॉपर जो है जहां पर वो यूरिनेट कर रही हैं, ठीक है, गोबर कर रही हैं, ठीक है, उसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे ही गोबर की आप बोलूंगा कि हाँ वो हाथ से उठाते हैं ना, उसको हाथ से उठा लेते हैं, ठीक है, छी गर्ल्स बोलेंगे छी, ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना। गोबर जो है उसको जैसे ही गोबर किया उसको साइड कर लो भाई, वो उससे भी करते हैं कि आता है एक, है ना, अब उसको क्या बोलते हैं, मुझे पता ही लोकल लैंग्वेज क्या बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या ही बताऊँ, है ना। उससे भी उसको साइड में कर लेते हैं, हाथ से उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो ये प्रॉपर केयर उसकी करनी होती है। फिर क्या, वेटनरी डॉक्टर विजिट, वेटनरी डॉक्टर की विजिट करवानी है हर एक महीने में, तो करवानी ही करवानी है ना। कि भाई अब देखो पशु है तो वो बोल के तो बताएगा नहीं, कि भाई मेरी ये दिक्कत है, ठीक है। तो हर महीने क्या डॉक्टर की विजिट रहेगी, वेटनरी डॉक्टर की, तो वो क्या चेक करता रहेगा कि भाई पशु की कोई दिक्कत तो नहीं है, ये वो सारी चीजें चेक करता रहेगा कि वो बीमारी ना हो, अगर हो कोई भी छोटी मोटी बीमारी तो उसको दवाई वगैरह देते हैं ना।
वैक्सीनेशन करवाओ भाई, टाइम टू टाइम क्या है, वैक्सीनेशन करवाते रहो, टीकाकरण जो उनका भी होता है, वैक्सीन लगती है पशुओं के, तो वो वैक्सीनेशन भी टाइम टू टाइम करवाते रहो ताकि उनको कोई रोग ना हो और बढ़िया जो है पशु जो है वो चलते रहें। तो ये अपन ने बात कर लिया है ना, अपन ने सारी बातें कर ली, जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंदर कैसे कैसे डेयरी फार्म मैनेजमेंट करते हैं वो सारी बातें अपन ने कर ली हैं। अब कुछ होती है इंडिजिनस ब्रीड और कुछ होती है एक्सोटिक ब्रीड्स। इंडिजिनस ब्रीड कौन सी होती है, देसी जो नस्लें हैं वो किसके अंदर आ जाएंगी, इंडिजिनस ब्रीड के अंदर। एक्सोटिक के अंदर कौन सी आ जाएंगी, विदेशी नस्ल। ठीक है, अब अपन को देखो ये जो विदेशी नस्ल है ना, ये जो है क्या है, विदेशी नस्ल है जी। कौन सी, विदेशी, और ये कौन सी है, देसी। ठीक है, अब देसी नस्लों के पास में क्या है भाई, इनके पास में इनकी क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस जो कैपेसिटी वो बढ़िया है। ये कैसी है, डिजीज रेजिस्टेंट है, डिजीज रेजिस्टेंट है। और ये जो एक्सोटिक ब्रीड है जो विदेशी है, इनकी क्या है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़िया है। क्या है, मिल्क प्रोडक्शन क्या है इनका, बढ़िया है जी। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सोटिक ब्रीड है इनकी डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी नहीं कोई खास नहीं है कि भाई इनकी दूध तो बढ़िया देती है लेकिन ये बार बार बीमार हो जाती है, बार बार बीमार हो जाती है। इधर बात करें देसी ब्रीड की, ठीक है, तो देसी गाय वगैरह, देसी भैंस, ठीक है, इनकी बात करें तो ये जो है ना, इनकी बीमारी तो कम होती है, बीमारी इतनी नहीं होती, लेकिन ये दूध ही नहीं देती, दूध नहीं देती। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को एक ऐसी नई ब्रीड बनानी पड़ेगी जिसमें इस इंडिजिनस के गुण भी आ जाए और इस एक्सोटिक के भी गुण आ जाए। क्या करें अपन कि अपन कुछ ऐसी टेक्निक लगाएं भाई, इसके गुण, इसका क्या है डिजीज रेजिस्टेंट वाली क्वालिटी है, इसकी क्या है मिल्क प्रोडक्शन वाली क्वालिटी एक के अंदर ही आ जाए, हाइब्रिड बना दे। अपन क्या बना दे, हाइब्रिड बना दे, हाइब्रिड बना दें, दोनों के क्या है गुण आ जाएं उसमें, जो हाइब्रिड बनाएंगे उसमें क्या है दोनों के गुण आ जाएं। अगर ऐसा काम हो जाए तो अपने पास क्या है ऐसी वैरायटी बन जाएगी जिसमें दूध की जो दूध है वो भी प्रोडक्टिविटी बढ़िया हो जाएगी और उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस की जो कैपेसिटी है वो भी आ जाएगी, है ना। तो ये अपन क्या करते हैं, दोनों को हाइब्रिड बनवाते हैं। चलो अब बात करेंगे ब्रीड्स ऑफ केटल। केटल की जो ब्रीड है उनकी बात करेंगे तो देखो कुछ होती है मिल्च ब्रीड, कुछ होती है मिल्च ब्रीड। मिल्च ब्रीड उनको बोलेंगे जिनके मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़िया हो, जो दूध बढ़िया देती हो, ठीक है, बढ़िया क्वांटिटी का और बढ़िया क्वालिटी का जो दूध देती हो, उनको क्या बोलेंगे अपन, मिल्च ब्रीड बोलेंगे। ठीक है, ड्राउट ब्रीड कौन सी होती है, या ड्राउट ब्रीड, ठीक है, ये कौन सी होती है, जो दूध बढ़िया नहीं देती है ना, जो क्या है लेबर के काम में ले सकते हैं अपन। अब वो वैरायटी ऐसी जो ऐसी नस्लें हैं जो क्या है दूध बढ़िया देती नहीं लेकिन वो क्या है मजबूत है, वो नस्ल क्या है मजबूत है, तो उनको क्या करेंगे अपन लेबर के काम में लेंगे। ठीक है, अब आपने देखा होगा बैल को क्या है, बैल से क्या है हल लगा लिया पीछे और खेत उसको बोने लग गए ना, खेत जोतने लग गए। ऐसे बात कर ले अगर अपन, आपने बैलगाड़ी देखी होगी, ठीक है, वैसे ही जो आते हैं भैंसे आते हैं उनके पीछे भी जोड़ दिया कार्ट पीछे, ठीक है, और फिर उसको भी काम में लेने लगे। तो ये क्या लेबर के रूप में काम में लेते हैं इनको, सीधी सी बात है ना। अब अलग अलग तरीके हो सकते हैं वो लेबर के। तो जो ड्रोट ब्रीड है ना, ड्रोट ब्रीड है, ये दूध बढ़िया नहीं देती लेकिन मजबूत होती है, इसलिए इनको लेबर के काम में ले लेंगे। अब कुछ ब्रीड ऐसे होते हैं जो डुअल पर्पज वाली होती है, जो क्या है डुअल पर्पज वाली होती है। ये वो ब्रीड है जिनके मेल जो है ना उनको तो अपन किसके काम में लेंगे, लेबर के काम में लेंगे। मेल जो बढ़िया मजबूत है, अब मेल दूध तो देगा नहीं तो क्या करेंगे, उसको लेबर के काम में लगा दो भाई, है ना, उसे काम करवा लो। और फीमेल जो है वो दूध देती है इसलिए उसको क्या कर दिया, मिल के काम में ले लिया, उसको क्या है घर में अपन पाल लिया। ठीक है, तो ये डुअल पर्पज वाली ब्रीड हो गई, मिल्च ब्रीड, ड्रोट ब्रीड और डुअल पर्पज ब्रीड। ठीक है, चलो अब मिल्च ब्रीड की बात कर लें। तो मिल्च ब्रीड की बात करें तो काउज जिनकी क्या है गुड मिल्क प्रोडक्शन, अभी मैंने आपको बता दी कि भाई इनका है मिल्क प्रोडक्शन जो वो बढ़िया है इनका। ठीक है, बुलक्स जो इनके जो सांड जो है, ठीक है, गाय तो है वो बढ़िया दवाई बोल रहा हूँ, दूध जो है वो बढ़िया देती है, मतलब बढ़िया लीटर में दूध देती है। लेकिन ये जो सांड है ना इनके, इस जो मिल्च ब्रीड के जो सांड भी होते हैं, इसी ब्रीड के सांड भी होंगे, तो वो सांड जो है ना वो बढ़िया क्वालिटी के नहीं है यार, वो मजबूत तो है नहीं, तो वो क्या है लेबर के काम में नहीं ले सकते, तो वो फिर कोई काम के नहीं रह जाते ना। तो इनके जो सांड है ना बुलक्स जो है वो क्या है पुअर क्वालिटी के हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, मिल्च ब्रीड के जो एग्जाम्पल्स हैं ये कौन कौन सी इसके अंदर आ जाएंगे, तो साहिवाल है, गिर है, रेड सिंधी है, देवनी है। तो ये अलग अलग ब्रीड हैं जो मिल्च ब्रीड के अंदर आती हैं। कौन कौन सी, साहिवाल, गिर, रेड सिंधी और सनी लियोनी, ठीक है, दीवानी। ठीक है, चलो फिर बात करें ड्रोट ब्रीड की। ड्रोट ब्रीड की ये मैंने आपको बता दिया, ड्रोट ब्रीड क्या होती है, जो दूध तो देती नहीं। ठीक है, ये क्या है काम में ले लो इनको ना। बुलक्स इनके जो सांड है वो क्या है गुड फॉर वर्किंग, ठीक है, गुड होते हैं, मतलब वर्किंग काम बढ़िया कर लेते हैं। लेकिन ये जो गाय होती है ना वो क्या पुअर फॉर मिल्क प्रोडक्शन इतना नहीं देती। ठीक है, तो काऊ भी है, इनकी जो काऊ है वो खराब होती है, इनके जो सांड है वो बढ़िया होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन सी वही ब्रीड है, तो मालवी है इसके अंदर, नागेरी है, हालिकर है, कांग्याम है। ठीक है, तो ये अलग अलग ब्रीड है, गाय की ब्रीड है। चलो फिर बात करें एक्सोटिक ब्रीड ऑफ काऊ। काऊ की विदेशी नस्ल कौन कौन सी है उनकी बात कर लेते हैं।
ये जो देखो इतना नहीं पूछा जाएगा आपको ब्रीड के बारे में, इतना नहीं पूछा जाएगा, बस नॉलेज के लिए, और आप भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होना चाहिए इतने ना, तो बाकी ब्रीड नहीं पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए। तो एक्सोटिक ब्रीड कौन सी है, कहोगी विदेशी नस्ल कौन सी है भाई, तो जर्सी है, होल्स्टीन फ्रिशियन है, ब्राउन स्विस है, आयरशायर है, ठीक है, आयरशायर, ब्राउन स्विस, होल्स्टीन फ्रिशियन और जर्सी, ठीक है, ये अलग अलग नस्लें हैं जो विदेशी नस्ल हैं। अब इनकी क्या मिल्क प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़िया होती है, ये जो विदेशी नस्ल बताई मैंने आपको, ये मिल्क दूध बढ़िया देती है। अब आपको पूछे कि ऐसी गाय की कौन सी नस्ल है जो सबसे ज्यादा दूध देती है, जिसका मिल्क प्रोडक्शन हाईएस्ट है, ऐसी कौन सी ब्रीड है, तो आप आंख मीच के बता देंगे कि होल्स्टीन फ्रिशियन जो है ना, उसका हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन है। क्या है, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन है, ठीक है भैया, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन है इसका, होल्स्टीन फ्रिशियन ऐसी गाय की नस्ल है जिसकी क्या है, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन है। अब ये होल्स्टीन फ्रिशियन कहां की नस्ल है, कौन से देश की नस्ल है, तो एच फॉर होल्स्टीन फ्रिशियन, एच फॉर होलैंड, ठीक है, होलैंड की ये नस्ल है, ठीक है। अब गाय की नस्लों की बात कर ली अपन ने, तो भैंस की भी बात कर लेते हैं, भैंस बुरा मान जाएगी। चलो जी, तो बफेलो ब्रीड्स कौन कौन सी हैं उसकी बात कर लेते हैं। मूरा है, सुरती है, जाफरबाली है, बादावरी है, महसाना है, नागपुरी है और तोड़ा है, नीली रवि है। ये क्या है, भैंस की ब्रीड्स है जी। अब आप बोलोगे भैया आपने बताया कि गाय के अंदर सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो ब्रीड है वो है होल्स्टीन फ्रिशियन है, तो हमें इसके अंदर भी बता दो कि भैंस की ऐसी कौन सी ब्रीड है जो सबसे ज्यादा दूध देती है। तो मैंने कहा कि मूरा जो है ना, ये क्या है, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन होता है इसका, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन। देखो नॉर्मल भैंस और जो मूरा भैंस है ना, नॉर्मल भैंस और जो मूरा भैंस है, मूरा बफेलो है, इसके अंदर रात दिन का फर्क होता है। आप देखते बता सकते हो कि ये भैंस अलग है, ये भैंस तो अलग ही दिख रही है, अलग ही चमकेगी ये भैंस जो है ना। जो मूरा है उसकी जो दिखने में अलग ही दिखती है, वो ना मस्क्यूलर होती है, बहुत ज्यादा मस्क्यूलर होती है, हाइट भी उसकी काफी ज्यादा होती है और कलर एकदम डार्क होता है और दूध भी बढ़िया देती है, दिखने में अलग ही दिखती है। जो नॉर्मल भैंस होती है उनसे अलग दिखती है मूरा भैंस जो है ना। चलो अब बात कर ले डेयरी फार्म मैनेजमेंट की, बात कर ली भाई, दूध की बातें कर ली। अब बात करेंगे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की मैंने आपको बता दिया, पोल्ट्री वर्ड जो है वो किसके लिए यूज होता है, बर्ड्स के लिए यूज होता है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, बर्ड्स को अपन पालेंगे। किस लिए पाल सकते हैं भाई, बर्ड्स किस लिए पाल सकते हैं, मजा तो आ नहीं रहा अपन को, तो उसको पालेंगे अपन किसके लिए, उनके अंडों के लिए और उनके मीट के लिए, ठीक है। तो पोल्ट्री वर्ड यूज्ड फॉर बर्ड्स के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, चिकन्स आ जाएंगी, टर्कीज आ जाएंगी, डक्स आ जाएंगे, गीज, स्वान्स, ग्विनिया फोल, पिजन, पी फोल, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, आपके पोल्ट्री फार्म के अंदर आ जाएंगे। अब पोल्ट्री ब्रीड है वो दो प्रकार की होती है, पोल्ट्री ब्रीड है वो दो प्रकार की, सॉरी ब्रीड बोलो, पोल्ट्री बर्ड, ठीक है। पोल्ट्री बर्ड जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पोल्ट्री बर्ड जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो अंडे के लिए ला रहे हैं भाई, अपन को इनसे क्या है, अंडे का प्रोडक्शन चाहिए, अपन पोल्ट्री फार्म लगा रहे हैं, ठीक है। और मतलब सिंपल से बात करें, मुर्गी फार्म लगा रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, मुर्गी फार्म लगा रहे हैं। अब अपन एक तो वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई अपन को क्या अंडे बेचने हैं, अपन को क्या करना है, इनसे ज्यादा अंडे बनवाने हैं और अपन को अंडे बेचने, फिर अंडों का अपन को व्यापार करना है, ठीक बात है। तो एक अगर अपन को एग चाहिए, एग का अपन को बिजनेस करना, तो लेयर्स ले आएंगे। कौन सी ब्रीड लेके आएंगे, लेयर वाली, ठीक है। वो क्या है, लेयर, उनको क्या बोलते हैं, लेयर बोलते हैं, जो अंडों के लिए करते हैं। और जो मीट के लिए करते हैं भाई, अपन को मुर्गी फार्म करना है, लेकिन वो मुर्गे जो है अपन को मीट के लिए उनको सेल आउट करना है, ठीक है। तो उनको अलग से खाना देना पड़ेगा। तो वो क्या है, देखो जो अंडे देंगे उनका जो खाना है वो अलग रहेगा, उनकी वैरायटी जो वो अलग रहेगी, लेकिन जो मीट के लिए आएंगे उनकी वैरायटी जो वो अलग रहेगी, उनके लिए खाना भी अलग से देना पड़ेगा उनको। तो उनको बोलेंगे ब्रोइलर, मीट वाले को बोलेंगे ब्रोइलर, एग वाले को बोलेंगे लेयर्स, ठीक है। अब इसके अंदर भी वही प्रोसेस है सारी कि अपन को भाई बढ़िया अंडे चाहिए, बढ़िया अगर अपन को मीट चाहिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे अपन एक अच्छी ब्रीड लेके आएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एक अच्छी ब्रीड लेंगे, ये भी बिजनेस है, इसके अंदर ही पैसा लगता है। तो क्या है, एक अच्छी ब्रीड लेके आएंगे। अच्छी ब्रीड के इन द सेंस कि भाई उसकी क्या है, अपने जो जिस एरिया के अंदर अपन वो काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उस एरिया के अंदर वो वैरायटी सर्वाइव तो कर पाएगी, इसका भी अपन को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई अपन लेके आए उसको वो इन्वायरमेंट ही सूट ना हो और वो मर जाए, ठीक है। तो उसको वो इन्वायरमेंट भी सूट होना चाहिए। उसकी क्या एग, अगर एग के लिए करते हैं एग की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, मीट के लिए करते हैं मीट के जो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है मीट के लिए, उनकी मीट की जो क्वालिटी वो भी बढ़िया होनी चाहिए। ये सारी चीजें अपन देखेंगे। और उसके बाद में क्या, सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड अपने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में प्रॉपर केयर करेंगे उनका, भाई घर वर बनाएंगे, उसके लिए आपने देखा होगा बहुत सारे खेतों के अंदर मुर्गी फार्म जो बने हुए होते हैं ना,
हाँ, तो ये जो है मुर्गी फार्म बनाएंगे, मतलब मुर्गी के लिए कर रहे हैं तो अपन अलग अलग फार्म बनते हैं, तो एक बढ़िया घर बनाएंगे उनके लिए जो चारों तरफ से ढका रहेगा, क्योंकि और जो कोई जानवर आके उनको खा ना जाए, ठीक है, इसलिए उनको पूरा पैक रखना पड़ेगा, वरना कुत्ते भी जाके खा जाएंगे उनको, तो उनसे भी उनका बचाव रखना पड़ेगा। सर्दी गर्मी के अंदर उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनको प्रॉपर खाना देना पड़ेगा, उनके लिए अलग टाइप का दाने आते हैं, वो अलग दाने उनको खिलाने पड़ते हैं, तो वो प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फोडर, फोडर नहीं आएगा यहाँ पर, फूड की बात कर लेते हैं ना, ठीक है, फोड थोड़ा सा गलत वर्ड रहेगा यहाँ पर, फूड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो इनके लिए जो फूड आता है, जो इनके जो दाने होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, क्लीनलीनेस और हाइजीन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो जहां पर ये रह रही है वहां पर क्लीनलीनेस भी मेंटेन करनी पड़ेगी, हाइजीन भी मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि कोई बीमारी ना फैले। वेटरी डॉक्टर विजिट, ठीक है, डॉक्टर की विजिट भी करवानी पड़ेगी, ताकि इनके अंदर कोई बीमारी फैल भी रही है तो अपन को पता लगता है कि भाई इसके अंदर बीमारी फैल गई है, तो इसलिए अपन उसको क्या एलिमिनेट कर दे, वरना इनके अंदर जो बर्ड्स हैं इनके अंदर बहुत जल्दी बीमारी फैल जाती है, एक के अंदर फैल गई तो फिर जल्दी दूसरे के अंदर भी फैल जाती है, तो पूरा अपना एरिया जो अपनी जो बर्ड्स है सारी खराब ना हो, इसलिए जिसके अंदर फैल गई उसको अपन निकाल कर बाहर कर देंगे जी, ठीक है। वैक्सीनेशन, जब इनको कोई वैक्सीनेशन वगैरह लगती हो तो वो भी लगवा सकते हैं। चलो, अब देसी ब्रीड कौन सी है, देसी नस्ल कौन सी इन जो पोल्ट्री की, बर्ड्स की, और एक्सोटिक ब्रीड्स कौन सी, ये आपको नॉर्मल पता होना चाहिए, बाकी इतना याद नहीं आएगा यार, एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, बस बता रहा हूं। असील देसी है, चितागोंग देसी है, ठीक है, गागस बसरा ये क्या है, देसी है इसकी नस्ल। एक्सोटिक ब्रीड कौन कौन सी है, प्लाईमाउथ रॉक, व्हाइट लेग हॉर्न और रोड आइलैंड। व्हाइट लेग हॉर्न याद रख लेना कि भैया एक्सोटिक ब्रीड है, बाकी साइड है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, फिर बात करेंगे पोल्ट्री डिजीजेस की। भाई पोल्ट्री डिजीजेस, बहुत सारी डिजीज फैल जाती हैं इनके अंदर, और एक बार ऐसा होता है कि इनके अंदर डिजीज फैल गई तो फिर वो पूरे फार्म को ले डूबती हैं, अगर टाइम पर देखा नहीं गया कि भाई इसके अंदर फैल गई, अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखा गया कि भाई जिसके अंदर फैला उसको बाहर नहीं निकाला, तो वो जल्दी से पूरे फार्म के अंदर फैल जाती है और पूरा फार्म जो है वो बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो इसके जो डिजीज है उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वायरल डिजीजेज है, एक है रानीखेत डिजीज, ठीक है, एक है फोल पॉक्स और ये बर्ड फ्लू। ये बर्ड फ्लू तो मतलब अभी आपने सुना भी होगा बर्ड फ्लू के बारे में, और बर्ड फ्लू इतना फैला था कि बहुत सारे फार्म्स इसके अंदर बर्बाद हुए, पोल्ट्री फार्म बहुत सारे बर्बाद हुए हैं इसके अंदर, और पूरे फार्म के अंदर फैल गई, हर एक पक्षी के अंदर फैल गई, और इसी वजह से इसकी, और जो बच गए उनकी आज सेल नहीं हो रही थी। सेल इसलिए नहीं हो रही थी, लोगों ने खाने बंद कर दिए, क्योंकि हर पक्षी के अंदर फैल रहे थे, तो लोग डर रहे थे अपने अंदर भी आ जाएगा भाई, इसलिए लोग क्या स्वाद से जिंदगी बड़ी है ना, स्वाद बड़ा है कि जिंदगी बड़ी है, जिंदगी बड़ी है, इसलिए स्वाद को छोड़ा, लोगों ने मीट वेट नहीं खाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो बच गई उनकी सेल नहीं हो रही थी और बहुत सारे मर गए थे, ये बहुत सारे बर्बाद हो गए पोल्ट्री फार्म इस बर्ड फ्लू के चक्कर में, इसलिए इनकी इसकी डिजीज है उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, एपीकल्चर आपको दिख रहा है वो करेंगे पर यार नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इतना ही। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ ऐसा लगा अपन को, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।